हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जो समस्याएं उद्योग जगत के सामने आ रही है, उनका कहना है कि उन्हें खोलने की परमिशन दे दी गई है शर्तों के साथ, लेकिन अब उन्हें मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मजदूरों का पलायन रुक नहीं पा रहा है। उन्हें वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वो तसल्ली नहीं मिल पा रही है मजदूरों को, जो उन्हें यहां पर रोकने के लिए मजबूर करे। आपके पास इस तरह की जो बातें आई हैं अलग अलग उद्योग जगत के फोरम के जरिए, क्या अब इसका समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच वापस कोई सामंजस्य या वापस कोई बातचीत हो रही है? देखिए, जो बात कह रहे हैं इसमें सच्चाई है और लोगों को समस्या आ रही है। मालूम नहीं है कि अप्रैल के महीने की तनख्वाह मिलेगी, कितनी मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बड़े शहरों में, जो कि ज़्यादातर जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, वो रेड जोन में है। मजदूर को फैक्ट्री तक कैसे लेके जाया जाए, ये भी बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंटेनमेंट जोन में रुके हुए हैं, कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं। तो होम डिपार्टमेंट की जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं, उसमें क्लियरिटी की आवश्यकता है। उसके साथ साथ, जैसे मैंने कई बार कहा है, मैंने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, सुझाव भी भेजे हैं कि कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस का पैकेज सरकार की तरफ से आना चाहिए उद्योगपतियों के लिए। जो लोग लंबे समय से ईएसआई और पीएफ जमा कराते हैं, उन लोगों की वेतन का पुनर्भरण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। उनके पास उसके लिए एक अच्छा फंड है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि राजस्थान के मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, क्योंकि कई प्रदेश के मजदूर कुछ विशेष कलाओं में ज्यादा पारंगत है। जैसे राजस्थान में जो हमारे कारपेंटर्स हैं, वो पूरे देश में हैं, वो यहाँ पे वापस आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बंगाल के कारीगर हैं जो जयपुर में काम करते हैं और जो ज्वेलरी के इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। अगर वो बंगाल चले गए तो यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे खुलेगी, निर्यात कैसे होएगा, ये बड़ी समस्या है। तो एक तरफ तो राज्य सरकार के पास लगभग 57% 58% जो प्रवासियों की समस्या के बारे में है, 57-58% तो एप्लीकेशन आई है, डिमांड आई है वापस आने की, और 43% आई है यहाँ से वापस जाने की। तो इस सिलसिले को किसी तरीके से रोकना पड़ेगा, तभी रुक सकता है जब उद्योग धंधे पूरी तरीके से चालू हुए। और उद्योग धंधे पूरी तरह से चालू करने के लिए क्लियर गाइडलाइन की आवश्यकता है, जिसकी अभी कमी नजर आ रही है। जी राजीव जी, एक और बात, चलिए यहां से अगर प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों के वो अगर जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, अगर वो नहीं भी आते हैं वापस, तो राजस्थान के कई मजदूर ऐसे हैं जो कि वापस अब राजस्थान की तरफ लौट रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में अब तक काम किया करते थे। तो क्या उनका कोई डेटाबेस इकट्ठा करके और वो डेटाबेस को एक आधार बनाकर क्या वहां से मजदूरों की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए कोई योजना बनाई गई है? मैंने आपको बोला कि ये जो मजदूर प्रवासी जाके काम करते हैं राजस्थान के बाहर जाके, या बाहर से राजस्थान में आके, वो अपने अपने क्षेत्र में उनका अलग कौशल है। हो सकता है कि 5-10% ऐसे लोग हों जो आके यहाँ पे जो प्रवासी जा रहे हैं वापस उनका काम ले लें, लेकिन ज्यादातर, जैसे मैंने बताया, बंगाली कारीगर हैं जो गोल्ड, सिल्वर और जो ज्वेलरी बनाने का काम है उसको काम को करते हैं। और जो बहुत सारे राजस्थानी कारीगर हैं जो महाराष्ट्र में, गुजरात में कारपेंट्री का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो जो राजस्थान के जो गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ हैं, उनको कार्य करने की क्या तरीका अलग है बंगाली के मुकाबले। तो इसलिए आपको जिस चीज की जो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए तो बंगाल से राजस्थान में काम करने के लिए आते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि सरकार को ऐसा पैकेज दे जिससे प्रवासी वापस नहीं जाए और यहीं पे अपने जो क्षेत्र में रुका हुआ है वहाँ पे काम करे। अगर लंबे समय तक लॉकडाउन चला तो प्रवासियों को वापस जाने की इच्छा होती है, अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा होती है, अपनी खेती बाड़ी देखने की इच्छा होती है। साल में वो 2 बार जाते थे अपने गांव, वो अभी चले जाएंगे। उससे आने वाले समय में इकोनॉमी को पटरी में लाने में थोड़ी तकलीफ होगी। जी राजीव जी, आपने जो बात कही उसमें नाउमीदी के बीच एक उम्मीद जरूर मुझे नजर आई। आपने कहा कि हर व्यक्ति का, हर मजदूर का एक कार्यक्षेत्र होता है, उसका एक कला कौशल होता है।
तो उस वजह से उसे यहां पर रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नई संभावना को पैदा करता है कि नए रोजगार कौन से खोले जा सकते हैं, इन मजदूरों का भी इस्तेमाल हो जाए और एक नया कार्यक्षेत्र भी राजस्थान में, एक नया सेक्टर भी राजस्थान में डेवलप हो जाए। आप बड़े ऑप्टिमिस्ट हो, मेरी तरह मैं भी बड़ा आशावादी हूं जी। लेकिन कोई भी काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र की हमारी जो सरकार है जी, उसकी नीतियों में परिवर्तन नहीं आता है। अभी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इकोनॉमिकली और इमोशनली चाइना के प्रति बहुत बैकलैश है पूरी दुनिया के अंदर। लोग बाग उनसे काफी भावनात्मक रूप से नाराज है। वो चाहते नहीं कि हम चाइना में अपना काम बनवाएं, तो ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां दूसरे ऑल्टरनेटिव जगह ढूंढ रही हैं जी। वो हिंदुस्तान बने या वो वियतनाम बने कि वो थाईलैंड में काम दे या बांग्लादेश में काम दे, डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार ज्यादा अच्छा पैकेज देती है। अभी तक पिछले 1.5 महीने में भारत की सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी है जिससे लगता हो कि बाहर की कंपनियां दोबारा भारत में आ सके। जब तक आप इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी की दरों को कम नहीं करेंगे, सस्ते दर पे जमीन और सस्ते दर पे बिजली उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो मुझे डर है कि एक सुनहरी मौका हिंदुस्तान खो देगा। 21वीं शताब्दी में विश्व में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला मुल्क हिंदुस्तान बन सकता है अगर नए तरीके से सोच पैदा हो और हम अपने दकियानुसी सोच से बाहर निकलें। बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़े स्तर पर और हमें दूर का थोड़ा सा सोचना होगा कि आने वाले वक्त में हम इस वक्त से कैसे पार पा सकते हैं और जो दौड़ अब तक हम लगाते आए हैं उस दौड़ को और तेज कैसे कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर जो हमारी स्थिति है उसको और कैसे मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विषय पर जुड़ने के लिए। तो राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ